नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभी यूपीपीसीएल टीजी2 का रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था, उसी का क्वेश्चन पेपर है और 17 नवंबर 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले के एक पार्ट को हमने डिस्कशन किया हुआ है। यदि उस पार्ट को आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है, वहां से आप कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। और उस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था। इस वीडियो में हम वहीं से आगे के तरफ के क्वेश्चन को हल करेंगे, यानी इस वीडियो में हम 21 से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे और इसमें हम 40 तक के क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए, 21 नंबर जो क्वेश्चन है ये है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों को तरंग दैर्ध्य के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का मतलब होता है इसको तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बढ़ते हुए क्रम में दिए गए में मतलब रेडियो तरंग, दृश्यमान प्रकाश और एक्सरे में जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है वो एक्सरे होता है, यानी फर्स्ट नंबर पे एक्सरे तरंग आएगी। इससे थोड़ी सी ज़्यादा जो तरंग दैर्ध्य होती है वह दृश्यमान की होती है, यानी सेकेंड नंबर पर ये आ जाएगा। और इन दोनों तीनों में जो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होगी वह रेडियो तरंग की हो जाएगी, यानी ये थर्ड नंबर पे हो जाएगा। तो देखिए, एक्सरे, दृश्यमान प्रकाश और रेडियो तरंग है, यही होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 22 नंबर में कि किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L और अनुप्रस्थ कांट का क्षेत्रफल A है, जिसका प्रतिरोध 10 ओम है, उसी पदार्थ के दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा जिसकी लंबाई यदि 2L कर दी जाए और इसका अनुप्रस्थ कांट का क्षेत्रफल A/2 यानी आधा कर दिया जाए। पहले स्टेप में कहा कि लंबाई जो है वह L है और क्षेत्रफल जो है वह A है और रेजिस्टेंस जो है वह 10 ओम है। अब ये कह रहा है कि लंबाई को 2L कर दिया जाए, यानी L को हम 2L कर दें और क्षेत्रफल को A/2 कर दिया जाए, तो फिर इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा? फार्मूला जो हो जाएगा R=ρL/A हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि लंबाई को दोगुना कर दीजिए 2L और क्षेत्रफल को A/2 कर दीजिए। जब इसको हल करेंगे इतने को तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये जो लंबाई होगी वह 4L हो जाएगी, क्योंकि 2 और ये ऊपर जाएगा 2 तो 2 दूनी का 4 2L हो जाएगा। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि R समानुपाती 4L हो गया। इसका मतलब है कि यदि लंबाई 4 गुनी हो रही है तो फिर इसका रेजिस्टेंस भी 4 गुना होगा, यानी 4L इधर भी होगा। अब देखिए 4L हुआ तो पहले से इसका रेजिस्टेंस कितना है? 10 है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के जगह पे 10 रखेंगे और इंटू 4 कर देंगे, 4 दहिया 40, यानी उसकी लंबाई को अगर 2 गुना करते हैं, रेजिस्टेंस को आधा करते हैं, तो फिर नया जो रेजिस्टेंस होगा वह 4 गुना बढ़ेगा, यानी 4 दहिया 40 ओम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 23 नंबर, इसमें है कि दी गई भौतिक राशियों में से अदिश राशि की पहचान कीजिए। अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी क्या होगी, आपको आंसर करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अदिश राशि जो होती है वह चुंबकीय फ्लक्स, ये अदिश राशि होता है, लेकिन चुंबकीय आघूर्ण जो है यह सदिश राशि होती है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ये भी सदिश राशि होती है और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ये भी सदिश राशि होता है। तो यहाँ पे अदिश का केवल एक एग्जाम्पल है, चुंबकीय फ्लक्स। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी केवल चुंबकीय फ्लक्स जो है वह अदिश राशि है। बाकी के जो तीनों हैं, यानी चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जिसे हम बी कहते हैं, तो ये सब जो हैं सदिश राशि हैं और अदिश राशि जो है चुंबकीय फ्लक्स है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
अगला जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, इसको देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कि 10 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध स्टार क्रम में संयोजित हैं और लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट है और 3 फेज संतुलित स्रोत से ऊर्जित हैं। प्रत्येक प्रतिरोध की शक्ति रेटिंग क्या होगी। अब ये क्या है कि यहाँ पे स्टार कनेक्शन है, ये स्टार कनेक्शन हो गया और यहाँ से ये आर वाई बी हो गया और यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट निकल जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तीनों के मिलान बिंदु से ही स्टार में हमें न्यूट्रल मिलता है और डेल्टा में किसी प्रकार का हमें न्यूट्रल मिलता नहीं है। अब ये कह रहा है कि रजिस्टेंस ये R1 कर दें, इसको R2 कर दें और इसको R3 कर दें तो R1 का मान भी 10 ओम है, R2 का मान भी 10 ओम है और R3 का भी मान 10 ओम है। तो प्रत्येक रजिस्टेंस का अब पावर कैपेसिटी क्या होगी आपको आंसर करना है। अब क्या करेंगे, ये लाइन वोल्टेज है तो स्टार के कंडीशन में होता क्या है कि लाइन करंट जो होती है वह फेज करंट के बराबर होती है, लेकिन लाइन वोल्टेज जो होता है वह √3 फेज वोल्टेज हो जाता है। यहाँ से हम फेज वोल्टेज निकालेंगे तो लाइन वोल्टेज अपन √3 हो जाएगा। तो लाइन वोल्टेज देखिए यहाँ पे कितना है तो 400 वोल्ट दिया है, तो 400 अपन √3 जब इसमें भाग देंगे तो जो मान आएगा वह 230 वोल्ट हो जाएगा। अब इस रजिस्टेंस की यानी प्रत्येक रजिस्टेंस पर पावर रेटिंग होगी क्या, वो आपको आंसर बताना है। हमने वोल्टेज निकाल लिया तो अब पावर रेटिंग निकालेंगे तो P = V²/R कर देंगे। तो V² यानी 230 का स्क्वायर, तो 200 यहाँ हम लिख देंगे 230 × 230 अपन R देखिए 10 ओम है तो ये 10 कर देंगे, ये इससे मारा जाएगा। 230 यानी यहाँ बोले तो 23 × 23 कितना हो जाएगा 529 और 1 0 यानी 5290 वाट प्रत्येक रजिस्टेंस की रेटिंग होगी। यानी ऑप्शन नंबर सी 5290 वाट बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 25 नंबर, ये सर्किट दिया गया है, दिए गए परिपथ में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो विभवांतर ए से बी कितना वोल्टेज का डिफरेंस होगा। विभवांतर यानी 2 बिंदुओं में विभव का अंतर। देखिए इस सर्किट में दिया है 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। इंडिकेशन में यहाँ डी पॉइंट है और यही पॉइंट ए है, यहीं पे हमें वोल्टेज का डिफरेंस बताना है यानी विभवांतर बताना है ए और बी के बीच, ये वाली लाइन। अब क्या करेंगे कि 2 एम्पियर की जो करंट फ्लो हो रही है तो देख लेंगे कि इस 2 ओम के रेजिस्टेंस पर कितना हमें वोल्टेज का ड्रॉप होगा यानी V = IR। अब I जो है 2 एम्पियर की करंट है तो यहाँ जो है पैरेलल सर्किट बन जा रहा है, तो पैरेलल सर्किट बनेगा तो फिर करंट बंटेगी। अब करंट बंटेगी तो क्या करेंगे 1 एम्पियर × 2 यानी 2 वोल्ट का यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा इस लाइन में। इस लाइन में क्या करेंगे कि उसी तरह से V = IR, यहाँ भी 1 एम्पियर × इसका रजिस्टेंस जो है वो 3 ओम हो जाएगा तो यहाँ पे 3 वोल्ट का वोल्टेज आया। अब क्या करेंगे कि VA - VB, अब VA - VB 3 ओम - 2 ओम तो कितना वोल्ट का वोल्टेज आया 1 वोल्ट का वोल्टेज आया। यानी ऑप्शन जो आएगा A + A वोल्ट का वोल्टेज आएगा, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 26 नंबर कि निम्नलिखित में से आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को सही नहीं करता है, यानी आर्मेचर में जो रिएक्शन होता है उसको कौन न्यूट्रलाइज नहीं करता है, वो आंसर करना है। प्रतिकाई कुंडली यानी कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, अगर हम आर्मेचर रिएक्शन को कौन सा प्रभावित नहीं करता है, मतलब कहने का है कि अगर आर्मेचर में हमें आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है तो कौन सा ऐसा टर्म है या कौन सी वाइंडिंग है वह
आर्मेचर रिएक्शन को प्रभावित नहीं करेगी यानी कम नहीं करेगी। क्वेश्चन ये है प्रतिकारी कुंडली यानी कैपेसिटिंग वाइंडिंग करने से आर्मेचर रिएक्शन जो होता है वह डिक्रीज होता है, कम होता है, तो ये तो प्रभाव डालेगा। अंतर ध्रुव एयर गैप बढ़ाने से भी आर्मेचर रिएक्शन कम होता है, तो ये भी प्रभाव डालेगा। सही न्यूट्रल जोन का पता लगाने के लिए ब्रश हैंगर तंत्र का प्रयोग करने से भी आर्मेचर रिएक्शन प्रभावित होता है यानी कम होता है। तरंग बाइंडिंग यानी जिसे हम वेव बाइंडिंग कहते हैं, इससे आर्मेचर रिएक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं में पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 27 नंबर, इसमें क्या है कि एक विद्युत बल्ब की रेटिंग जो है वो 200 वोल्ट है और पावर रेटिंग की बात किया जाए तो 100 वाट है। यदि इसे वोल्टेज को 100 वोल्ट पर प्रचालित किया जाए तो इसकी पावर खपत क्या होगी। तो जो वोल्टेज जो होता है वह डिक्रीज होता है, तो पावर जो होता है वह स्क्वायर के टर्म में डिक्रीज होता है, यानी P = V² R हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज जो था पहले 200 था, उसके बाद ये 100 हो गया, यानी दोगुना कम हो रहा है, तो पावर जो होगा 1/2 के स्क्वायर के टर्म में कम होता है। तो क्या करेंगे कि 1/2 यानी स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा। अब पहले से वाट जो है पावर वो कितना है, तो वो 100 है और कितना कम होगा तो 1/4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज जो है वो दोगुना कम हो रहा है, तो पावर स्क्वायर के टर्म में कम होता है। अब यहाँ से हम कैंसिल आउट करेंगे तो 25 चौका 100 यानी 25 वाट पावर कैपेसिटी आएगी जब वोल्टेज पहले की तुलना में आधा कर दिया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी 25 वाट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 28 नंबर की यूनिवर्सल मोटर डॉट आपूर्ति पर संतोषजनक से प्रचालित हो सकती है। यूनिवर्सल मोटर जो है एक ऐसी मोटर है जो AC + DC पर समान रूप से ऑपरेट होती है और यूनिवर्सल मोटर DC सीरीज मोटर के समान होती है। बोलें तो इसका भी स्टार्टिंग टार्क DC सीरीज मोटर के ही समान होता है। यह सिंगल फेज मोटरों में आती है और इसका यूज जो किया जाता है वह अपने घरेलू फूड मिक्सर कहें, सिलाई मशीन कहें, इसमें यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा यूनिवर्सल मोटर की विशेषता में ये आता है कि यह AC और DC दोनों सप्लाई पे समान रूप से वर्क कर सकती है, यानी ऑप्शन नंबर डी DC और AC दोनों पर ऑप्शन नंबर डी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 29 नंबर की विद्युत अपघट्य के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो बैटरी होती है उसके इलेक्ट्रोलाइट को हम मापने के लिए किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करेंगे। पहला जो दे रहा है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से हम वायु के वेग को मेजर करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। आर्द्रता मापी यानी हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर जो होता है वह आर्द्रता को मापने का काम करता है। इसके बाद बैरोमीटर, बैरोमीटर जो होता है ये वायुमंडलीय दाब को मापने का काम करता है। हाइड्रोमीटर, ये ध्यान रखिएगा, आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर ऑप्शन नंबर बी होता है, लेकिन विशिष्ट गुरुत्व बोले तो बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट के मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं, और वही पूछा है विशिष्ट गुरुत्व को किससे मापेंगे, हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन होता है 30 नंबर की 8 पोल DC जनरेटर में आर्मेचर के एक घूर्णन में EMF के कितने चक्कर होते हैं। तो अगर DC जनरेटर है तो उसका आर्मेचर जो है अगर एक चक्कर पूरा कंप्लीट रोटेट करता है तो उसमें EMF का जो चक्कर होता है वह E/2 हो जाता है। अब यहाँ पे जनरेटिंग EMF जो भी हो, मतलब मान लें कि एक है
सॉरी यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, फिर से इस क्वेश्चन को हम बताते हैं आपको। इसको 30 नंबर देख लीजिए कि कहा है कि 8 पोल डीसी जनरेटर में आर्मेचर के एक पूर्ण घूर्णन में ईएमएफ के कितने चक्कर होंगे, तो P/2 होता है, पोल का आधा होता है। अब यहाँ पे पोल जो है वह 8 है और ये 2 हो जाएगा, 2 दूनी का 4, यानी ईएमएफ का जो चक्कर मिलेगा वो 4 मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 31 नंबर की ज्यावक्र परिवर्तनशील इक्वेशन है इंस्टेंटेनियस के रूप में I = 20 sin 200t का ओमेगा का मान बताना है। कोणीय वेग को हम ओमेगा कहते हैं और इसी का हमें मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू के रूप में करंट का इक्वेशन लिखेंगे तो I = Imax sin ओमेगा टी हो जाएगा। अब यहाँ पे करंट का मैक्सिमम मान पूछा रहता तो यहाँ से तुलना करते तो हमें क्या मिलता, 20 मिल जाता। इसी को हम आयाम भी कहते हैं। करंट का आयाम क्या होगा पूछ सकता है क्वेश्चन, तो आपको 20 ही बताना है करंट या वोल्टेज का मैक्सिमम मान। अब यहाँ पे हमको ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा टी = हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 200t मिलेगा। टी से टी मारा जाएगा तो ओमेगा का हमें मान कितना मिला, 200। और ओमेगा को ही हम क्या बोलते हैं, कोणीय वेग, और कोणीय वेग ही पूछा है, यानी ओमेगा का मान 200 और इसका मात्रक जो होता है वह रेडियन पर सेकेंड होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी 200 रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 32 नंबर की 8 ओम का रेजिस्टेंस में प्रत्येक सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो फिर उस रेजिस्टेंस का विभवांतर क्या होगा। जैसे कहने का मतलब है कि ये एक रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस मान 8 ओम है और इसमें प्रति सेकंड करंट फ्लो होती है, तो यहाँ पे जो हीट उत्पन्न होता है वह 200 जूल का हीट उत्पन्न होता है। तो इस रेजिस्टेंस पर वोल्टेज हमें कितना मिलेगा, बोले तो ड्रॉप कितने का होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हीट के रूप में फार्मूला लिखेंगे तो H = I² R × T हो जाएगा। H का जो मान है उत्पन्न ऊष्मा, देखिए यहाँ पे 200 दिया है तो ये 200 हो जाएगा, I² × R का जो मान है वो क्वेश्चन में दिया है 8 ओम इंटू प्रति सेकंड दिया है, तो प्रति सेकंड में 1 कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये 8 से कैंसिल कर 25 वाट है, 225 हो जाएगा। I² है, स्क्वायर हटाएंगे ये रूट में चला जाएगा, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, यानी I का मान जो मिलेगा 5 एम्पियर मिल गया। अब यहाँ पे हमें वोल्टेज चाहिए तो V = IR कर देंगे। यहाँ इसका रजिस्टेंस मान कितना है, 8 है, करंट कितनी आई है तो 5 आई है, 8 5 40, यानी 40 वोल्ट का हमें वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 33 नंबर कि एक बिंदु आवेश के कारण एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र जो है 5 न्यूटन प्रति कूलम है और विद्युत क्षेत्र है 25 जूल प्रति कूलम है। आवेश से बिंदु की दूरी क्या होगी, तो दूरी जो होती है वो विद्युत विभव यानी V/, विद्युत क्षेत्र E हो जाता है। अब वोल्टेज विद्युत का जो विभव है वह कितना है, तो वो 25 है और विद्युत क्षेत्र जो है वो 50 है। 25 से कम 25, 25 दूनी 50 हो जाएगा। ये 1/2 जब इसमें भाग देंगे तो 0.5 और दूरी है तो इसका मात्रक मीटर हो जाएगा SI में। ऑप्शन नंबर बी 0.5 मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 34 नंबर की DC सीरीज मोटर 200 वोल्टेज की मुख्य आपूर्ति में 50 एम्पियर की लाइन धारा के साथ 1000 एम्पियर RPM पर प्रचालित हो रही है। यदि आर्मेचर और फील्ड परिपथ का कुल रेजिस्टेंस 1 ओम हो तो लाइन धारा यदि 25 एम्पियर कर दी जाए तो फिर उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिएगा DC सीरीज मोटर में जो उसकी स्पीड होती है वह करंट के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
तो यहाँ से फार्मूला क्या बनेगा कि N1/N2 इक्वल टू I2/I1 हो जाएगा। ऐसा क्यों I1 हो जाएगा, मतलब I2/I1 व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर इसको 1 हम करेंगे तो ये भी 1 होगा, तो अगले स्टेप में ये ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली फार्मूला बनेगा N1/N2 इक्वल टू I2, मतलब रेशियो उल्टा होगा स्पीड और करंट का। अब इसी में हम मान को पुटअप करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो पहली करंट है वह 50 है, तो यहाँ पे हम 50 रख देंगे। पहली करंट है 50, दूसरी जो करंट है वह 25 इक्वल टू पहली जो स्पीड है वह 1000 है अपान दूसरी स्पीड हमें कैलकुलेट करना है। अब क्या होगा कि 25 दूनी 50 हो जाएगा और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1000 इंटू 2000, यानी 2000 के आसपास जो आंसर हमें मिल रहा है वो ऑप्शन ए मिल रहा है 2333.3 RPM, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इसी से ये फार्मूला आया है। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 35 नंबर की असंतुलित स्टार संयोजित प्रेरणिक लोड के साथ 3 फेज 3 तार परिपथ में कुल सक्रिय शक्ति को मापने के लिए आवश्यक वाटमीटर की न्यूनतम संख्या क्या होगी, आपको बताना है। इसका एक टेबल हम बता दे रहे हैं, वहाँ से कंप्लीट इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए अगर 3 फेज 3 वायर की बात करेगा तो एक हो जाएगा बैलेंस और एक हो जाएगा अनबैलेंस, और मिनिमम वाटमीटर और मैक्सिमम वाटमीटर। अब इसमें क्या है कि 3 फेज 3 वायर में मिनिमम बैलेंस के केस में 2 हो जाएगा और बैलेंस के केस में ही मैक्सिमम में जो वाटमीटर आवश्यकता होगी उसमें भी 2 ही होगी। अनबैलेंस के केस में मिनिमम में 2 ही वाटमीटर होगा और मैक्सिमम में भी 2 ही वाटमीटर होगा। लेकिन अगर 3 फेज 4 वायर है तो इस टर्म में बैलेंस एक आएगा और एक अनबैलेंस आएगा, इसमें भी मिनिमम आ जाएगा और एक मैक्सिमम आ जाएगा। तो देखिए बैलेंस के केस में मिनिमम में जो आएगा 1 वाटमीटर आएगा और मैक्सिमम में 3 वाटमीटर आ जाएंगे। इसमें अनबैलेंस में मिनिमम में 2 वाटमीटर आ जाएगा और मैक्सिमम में 3 वाटमीटर आ जाएंगे। यही 2 क्वेश्चन बनते हैं 3 फेज 4 वायर के और 3 फेज 3 वायर के। ये डाटा आप याद रखिएगा। यहाँ क्वेश्चन क्या है कि 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 3 वायर का ये हुआ खाका, और इसमें कह रहा है कि न्यूनतम वाटमीटर किस केस में, अनबैलेंस के। अनबैलेंस देखिए ये बताए, अनबैलेंस के केस में मिनिमम में कितना हमने बताया 2 वाटमीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 2 वाटमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 36 नंबर की एक विद्युत बल्ब में फिलामेंट द्वारा 20 मिनट तक 1 एम्पियर धारा कर्षित की जाती है, तो परिपथ में विद्युत आवेश का मान क्या होगा, आपको आंसर करना है। धारा I इक्वल टू Q/T फार्मूला लगेगा। यहाँ से हम आवेश निकालेंगे तो Q इक्वल टू IT हो जाएगा। आवेश ही हमसे पूछा है। अब करंट जो है 1 एम्पियर की फ्लो हो रही है और कितने मिनट तक, तो 20 मिनट तक, और इस 20 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 60 कर देंगे। अब ये जो हो जाएगा 6 दूनी का 12 और इस पर डबल 0, यानी 1200 कूलाम आंसर होगा, क्योंकि हमने आवेश निकाला है। ऑप्शन नंबर डी 1200 कूलाम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 37 नंबर की एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज को V इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी के रूप में व्यवस्थित किया गया है, तो इसका आयाम क्या होगा। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन किया था। अब वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस के रूप में इक्वेशन दिया है कि V इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे ये V मैक्स जो है ना, ये वोल्टेज का मैक्सिमम मान है, इसी को हम आयाम भी बोलते हैं, और आयाम पूछा है यहाँ V मैक्स जो होगा इसी को हम आयाम बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो होता है ये फ्रीक्वेंसी का टर्म होता है ओमेगा टी। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 38 नंबर की किस स्थिति में
थ्री फेज प्रेरण मोटर का प्रवर्तन बल आघूर्ण अधिकतम होगा। मतलब कौन सी ऐसी शर्त होती है कि स्टार्टिंग टार्क जो होगा वो मैक्सिमम होगा, तो उसके लिए R2 इक्वल टू X2 होता है। यह जो होता है स्टार्टिंग का मैक्सिमम टार्क के लिए ये शर्त होती है कि रोटर का जो रेजिस्टेंस है वह प्रति फेज रोटर के प्रतिघात के बराबर होता है। और इसमें एक और दूसरा कंडीशन होगा कि रनिंग के केस में कौन सी शर्त होती है जब टार्क मैक्सिमम होता है। तो रनिंग के केस में जो होता है R2 इक्वल टू SX2 होता है। यानी कहने का मतलब कि जो रोटर का रेजिस्टेंस है वह प्रति फेज स्लिप इनटू रोटर रिएक्टेंस के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग का पूछा है तो R2 इक्वल टू X2 यानी रोटर का जो प्रतिरोध है प्रति फेज वह रोटर प्रतिघात के बराबर है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये कह रहा है कि जब रोटर प्रतिरोध प्रति फेज स्थिर रोटर प्रतिघात प्रति फेज बराबर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस कंडीशन को याद रखिएगा, ये जो कंडीशन होती है यह स्टार्टिंग की है और ये रनिंग की होती है, क्योंकि कोई भी मोटर अगर वो रोटेट करती है तो उसके में कुछ स्लिप आता है। अब ये स्लिप होता क्या है, तो स्टेटर स्पीड माइनस रोटर स्पीड के बीच के अंतर को ही हम स्लिप बोला करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 39 नंबर की उस उपकरण की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित चित्र में दिए गए अभिलक्षणों को प्रदर्शित करता है। तो ये जो अभिलक्षण प्रदर्शित करता है हाफ मोड में प्रचालित होता है, अगले हाफ मोड में वह मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एक्टिव होगा और निगेटिव में भी हाफ साइकिल के लिए एक्टिव होता है। तो ये जो होता है वह डायक होता है। डायक एक प्रकार का एसी स्विच ही होता है। इसमें बात किया जाए लेयर की तो इसमें लेयर 4 होते हैं। पीएन जंक्शन की बात किया जाए तो पीएन जंक्शन 3 होते हैं। और इसमें टर्मिनल की बात किया जाए तो इसमें टर्मिनल 2 होते हैं, मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 होता है। और डायोड जो होता है इसका स्ट्रक्चर बनता कैसे है, तो जब दो डायोड को एंटी पैरेलल जोड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो डायोड होता है। तो यहाँ पे फिलहाल ये जो सर्किट है इसमें डायोड आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये ट्रायक कैसे होगा, तो ये जो लैचिंग करंट है वो इस लाइन पर आके अगर मिलती है तो यह कंडीशन जो बताएगा वो ट्रायक का बता देगा। डायक और ट्रायक में यही होता है कि ये जो करंट होती है लैचिंग करंट इस लाइन को कट करती है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 40 नंबर की 3 फेज प्रेरण मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में आपको सही स्टेटमेंट पूछा है, कौन सा है। पहला जो है ऑप्शन की स्लिप रिंग रोटर बाह्य प्रतिरोध समावेशन से संबंधित नहीं होता है। नहीं, स्लिप रिंग 3 फेज में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, उसमें बाह्य 3 फेज रियोस्टेट लगे होते हैं, लेकिन स्क्वायरल केस में नहीं होता है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। दूसरा जो है कि पिजरी रोटर अस्थायी रूप से बंद नहीं होता है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में उसके रोटर में जो छड़ें स्थापित होती हैं वो अस्थायी रूप से इंड रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दी जाती हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। सी कह रहा है कि स्लिप रिंग की तुलना में पिजरी रोटर दुर्बल होता है, तो ये भी बात सही है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि पिजरी रोटर में दंड चालक स्थापित किए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि स्क्वायरल केज का जो रोटर होगा उसमें छड़ें स्थापित की जाती हैं, और यही ये भी बात कह रहा है और होती भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्लिप रिंग में क्या होता है कि स्लिप रिंग के रोटर जो होता है उसमें बाउंड रोटर प्रयोग किया जाता है और उस बाउंड रोटर पे 3 फेज स्टार बाइंडिंग की जाती है।
तो अंतर यह होता है कि स्लिप रिंग के रोटर पे 3 फेज स्टार बाइंडिंग होती है, लेकिन स्क्वायरल केज के रोटर पे छड़ें स्थापित की जाती है और इन रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दी जाती है। शॉर्ट सर्किट करने से इसका रोटर का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। यही कारण होता है कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो कम होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में इसका रेजिस्टेंस कम हो गया, क्योंकि इसको हम इन रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दिए। स्लिप रिंग में क्या होता है कि इस पर 3 फेज स्टार वाइंडिंग होती है रोटर पे, और उसके वाह्य को सर्किट को हम 3 फेज रियोस्टेट से शॉर्ट कनेक्ट करते हैं, जिससे उसका स्टार्टिंग रेजिस्टेंस जो है वो हाई हो जाता है, इसीलिए उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी हाई हो जाता है। तो दोस्तों इसमें हम 40 क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन किए, यानी बोलें तो 17 नवंबर के सेकेंड शिफ्ट को 40 क्वेश्चनों का हम कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिए हैं। इन दोनों पार्टों को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे कि सब भी चैनल पे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यूपीपीसीएल के कंप्लीट 12 शिफ्ट के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम निरंतर कराएंगे, तो इसके लिए आप ज़रूर चैनल को ज्वाइन करें। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।